अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास यही है हेडफोन, ये बड़ा वाला जो मेरे बेटे का है। मेरा जो है हेडफोन में माइक्रोफोन ख़राब है, इसलिए मैं इसको आज यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, जो लोग हीरा ग्रुप स्कैम, हीरा गोल्ड स्कैम के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, वही लोग इस वीडियो के में जो कही जाने वाली बातें हैं मेरे द्वारा, वो समझेंगे। अगर आप यानी हकीकत ढूंढ रहे हो इसके अंदर का, तो आप ये वीडियो देखें। अगर आप सिर्फ अपने पैसे के हिसाब किताब में कुछ अगर करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपको उस किस्म का कोई वो नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और सारा मामला जो है वो एसएफआईओ को भेजने वाला था, जो नवंबर 20 को लास्ट डेट था 2021 का, लेकिन उन लोग ने एक्सटेंड करके दिसंबर 31 2021 तक कर दिया। और उसके बाद अभी भी अगर आप चाहें तो कोशिश कर सकते हो उनको भेजने का। एक्सेप्ट करना नहीं करना वो पूरा का पूरा उनके हाथ में है, ठीक है। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दो बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। डिस्कस क्या, मैं ही बोलूंगा आज इस वीडियो में। सबसे पहले तो नौहरा शेख एंड कंपनी जो है, ये हीरा डिजिटल गोल्ड के बैनर के अंदर इतनी सारी जो ओपनिंग्स वो क्यों कर रही है, ये पहला। और दूसरा, जो अभी हमारे एक एस हुसैनी साहब जो है, सिर्फ नाम ही काफ़ी है करके एक यूट्यूब चैनल है, उनके ज़रिए दो वीडियोस बनाया। सबसे पहले वीडियोस में उसने नौहरा शेख के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ हकीकत जो बातें हैं, फैक्ट्स है, वो सामने रखा। और दूसरे वीडियो में जमीयत अहले हदीस हैदराबाद को इन्होंने यानी निशाना बनाया, ऐसा तो नहीं कह सकते। उन्होंने ये कहा कि भाई आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप सामने आके इन सबको ये लोग ने जो पुराने उलेमा ने जो किया है, जो आवाज़ उठाया है, उसके खिलाफ आप एक बयान दीजिए। आपने हीरा गोल्ड के खिलाफ बयान दिया, लेकिन आप इन उलेमा के खिलाफ आप कुछ बोलिए, ताकि उलेमा सामने आके लोगों की रहबरी करे। यहाँ पे एक जो अमीर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद के जो सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट वहाँ पे जो लिखे हुए हैं, उनका एक वीडियो है जिन पे सिर्फ 500 व्यूज़ आए हैं। वो वीडियोस मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। बहुत रिसेंटली हमारे नजर में ये आया है, अब देख लीजिए पहले। मौक़िफ़ के साथ काम किया है और हमने ये बात पहले ही वाज़े की है कि हीरा गोल्ड और इस किस्म की दीगर कंपनियों से रोज़े अव्वल से ही जमीयत अलहदा है। जमीयत का किसी भी कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इन्होंने ये बात कह दी पहले कि भाई जमीयत का किसी भी इस तरीके की कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने हीरा गोल्ड से अपना बरात इस्टेब्लिश कर दिया है, यानी सेपरेशन इस्टेब्लिश कर दिया है। और जो दूसरा मुद्दा जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एस हुसैनी साहब ने, जो नाम ही काफ़ी है करके उनका यूट्यूब चैनल है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपके शेख लोग ने, ये जलालुद्दीन कासमी, मेराज रब्बानी, अरशद बशीर मदनी और ये सब लोगों ने जो हीरा गोल्ड को प्रमोट किया है, और ये मसला लोगों के साथ और एक नया स्कैम लेके आ रहा है डिजिटल गोल्ड के ताल्लुक से, तो आपको इस बात पे कुछ कहना चाहिए। तो ये दो बातें हम लोग करेंगे। वैसे सेकंड बातें जो है, जो जमीयत अहले हदीस का, वो बहुत शॉर्ट रहेगा। लेकिन हीरा डिजिटल गोल्ड के बैनर के अंदर ये नौहरा शेख जो ये ओपनिंग्स कर रही है, तो ये क्यों कर रही है, ये हमको समझना जरूरी है। तो देखिए, इससे पहले वाली तारीख में, अगला तारीख जनवरी 19 यानी अभी 3 दिन बाद का है, और इससे पहले वाले तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इवैल्यूएटर अपॉइंट किया था कि आप देखो कि ये जितने भी अटैच प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू क्या है। एक इवैल्यूएटर अटैच किया, उनको काम पे लगा दिया। फिर ऊपर से एसवी राजू साहब जो है, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनको ये कहा गया है कि आप ये मैनेज करो ये सब। और तीसरा जो बॉडी है एसएफआईओ से ये कहा गया है कि आप जितने भी आपके पास क्लेम्स आते हैं जो इन्वेस्टर्स के, उनको वेरीफाई करो। और यानी सेंटर में एसवी राजू साहब है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक तरफ इवैल्यूएटर है जो प्रॉपर्टीज की इवैल्यूएशन करेंगे, और एक तरफ एसएफआईओ है जो वेरिफिकेशन करेगी इन्वेस्टर्स का। यानी इन्वेस्टर्स की वेरिफिकेशन होके तो अभी 20 तारीख को आखिरी डेट था, 31 दिसंबर तक एक्सटेंड किया गया और मामला वहां का खत्म है। अब इवैल्यूएटर जो है, जो प्रॉपर्टीज सामने रखेगा, तो उसमें से नौहरा शेख के पास बड़े प्रॉपर्टीज कितने हैं अभी गिन लेते हैं। बहुत सिंपल है। एक तो उसका जो ऑफिस है, दूसरा जो बंजारा हिल्स में ऑफिस है, दूसरा उसका जो एमएलए कॉलोनी में घर है,
तीसरा कुकटपल्ली में मॉल है, चौथा तिरुपति में मॉल है, पांचवा बेलापुर का मॉल और छठा टोली चौकी की जमीन जो 148 करोड़ में उसने ऐसे बिल्डर से खरीदा है। तो नौहरा शेख का जो ऑफिस है वो चलो हटा दो, वो अभी बोलेगी मैं इधर काम कर रही हूं मिलॉर्ड। दूसरा उसका ये जो घर है वो बोलेगी मैं इधर अभी रह रही हूं, खा रही हूं, पी रही हूं मिलॉर्ड। ओके, तीसरा उसने किधर ओपनिंग किया? कुकटपल्ली मॉल। ओके, चौथा ओपनिंग किधर है उसका? तिरुपति। ये दो बड़े प्रॉपर्टीज को होल्ड करने के लिए ये दो जगह पे इसने ओपनिंग किया। छठा बेलापुर। ओके, और बचता क्या है? टोली चौकी। टोली चौकी का केस क्या है? टोली चौकी का यह है कि नौहरा शेख ने 148 करोड़ रुपीस सैयद अख्तर जो ऐसे बिल्डर्स का है उनको पेमेंट किया था, जो ईडी ने बाहर रखा था, न्यूज़पेपर में भी आया था कि 148 करोड़ रुपीस नौहरा शेख ने सैयद अख्तर को ट्रांसफर किया और उसके बदले सैयद अख्तर ईडी को यह कहा, उनके सबमिशन है हमारे पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट से, अब मैं वो दिखाने का अब मेरे पास वो नहीं है, जो लोग ये मुद्दे को फॉलो करते हैं तो आप लोग जानते हैं। सैयद अख्तर ने यह कहा कि टोली चौकी की जमीन जो है मैंने नौहरा शेख को इसके बदले बेची। तो ईडी ये कहती है कि भाई ऐसा कोई हमको ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ये नौहरा शेख की तरफ से सपोर्टिव स्टेटमेंट्स नहीं मिल रहा है। तो सैयद अख्तर ने क्या किया, उन्होंने नौहरा शेख को चंचलगुड़ा जेल में जाके मिले, बोले कि तुम्हारे ये जो 148 करोड़ रुपीस जो तुमने मुझे दिए हैं, ईडी मुझे मांग रही है, तो तुम ईडी को ये स्टेटमेंट दे दो कि ये तुम ये जमीन के बदले मुझे वो पैसा दिया। तो नौहरा शेख की तरफ से उस वक्त कोई कोऑपरेशन नहीं था। सैयद अख्तर टोली चौकी AIMIM का जो मेन सदर है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खास आदमियों में से है। ये लोग कहते हैं ना कि AIMIM इनके खिलाफ है, AIMIM से इनकी डीलिंग है। तो जब सैयद अख्तर नौहरा शेख से यहां पे मिले चंचलगुड़ा जेल में, तब नौहरा शेख ने इनको कोई कोऑपरेशन देने का काम नहीं किया। ये बाहर आए, 2 बार मिले, ये बाहर आए, इन्होंने जाके जो जमीन इन्होंने नौहरा शेख को बेची थी वो जमीन वापस अपने कब्जे में लिए और उसके ऊपर मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बना दिए और वो लोगों को बेच भी दिया। यानी वो जमीन अब खत्म है, उसको बेच के लोगों को पैसा मिलने वाली बात जो है वो नहीं होने वाली है। एक सेकेंड, हाँ, तो वो बात नहीं होने वाली है। तो ये मामला खत्म हो गया। लेकिन अब नौहरा शेख सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बोलेगी? मिलॉर्ड, मैं इसमें रह रही हूं, ये मेरा ऑफिस है और ये 3 जगह मैंने ओपनिंग कर दिया, मैंने 1000 लोग को प्रॉपर्टीज यानी जो कॉइन है ऑनलाइन कॉइन बेच दिया और भी इतने सारे लोग बेच दिए। ये लो टैक्स का प्रूफ, ये टैक्स की पावती दिखा देगी और बोलेगी बचता क्या है मेरे पास? तो टोली चौकी की जमीन कितना हुआ SFIO का वेरिफिकेशन? तो मुश्किल से 100 करोड़ होगा लोगों का वेरिफिकेशन टोटल अमाउंट। तो बोलेंगे मेरा तो टोली चौकी की जमीन का वैल्यू अगर आप देख लो तो वो 100 करोड़ से ऊपर है, तो वो एक जमीन बेच के आप दे दो। अब वो जमीन में लिटिगेशन है और सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से सनोबर बेग जो बिल्डर है वहां का, नहीं तो सैयद अख्तर की तरफ से ही एक वकील खड़ा होके वहां पे क्लेम किया कि आप इस प्रॉपर्टी को बेचने में आप इसको गिनती नहीं कर सकते। तो उनका भी मतलब एडमिट हुआ है उनके फाइट का। तो ये नौहरा शेख जो ओपनिंग्स कर रही है, इसके पीछे का मकसद अभी अगर क्लियर मतलब हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई ये चाहती है कि जो बड़े बड़े इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये बच जाए और जो छोटे मोटे इधर उधर की प्रॉपर्टीज या तो निकल जाए, नहीं तो ये सैयद अख्तर टोली चौकी को जो ये जमीन जिसको इसने 148 करोड़ रुपीस दिया था सैयद अख्तर को और उसके बदले जमीन लिया, जो सैयद अख्तर ने जमीन वापस ले लिया, तो कम से कम उस जगह की बात हो। अब हक के हिसाब से देखा जाए तो सैयद अख्तर टोली चौकी 148 करोड़ रुपीस प्लस है। यानी हो सकता है कि ये डीलिंग्स में उनको कुछ नुकसान हुआ होगा प्रोजेक्ट बनाने में, ये करने में, वो करने में, सस्ते में जल्दी में बेचने के में, लेकिन 148 करोड़ रुपीस नौहरा शेख से सैयद अख्तर टोली चौकी के पास गया है जो ईडी का केस चल रहा है उसके मुताबिक। ओके, और जमीन बेचने के बाद सैयद अख्तर टोली चौकी ने जमीन वापस ले लिया है। अब नौहरा शेख चाहती है कि भाई ये बाकी की चीजों पर मैं किसी ना किसी तरीके से कब्जा कर दूं, यानी हीरा डिजिटल कॉइन के नाम पे वहां पे बैठ जाऊं, जम जाऊं, एक चलता फिरता बिजनेस दिखाऊं, क्योंकि कोई इससे गोल्ड तो खरीदने वाला है नहीं, लेकिन बिजनेस दिखाऊं ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है ये टोली चौकी का मामला सॉल्व कर ले, क्योंकि उसने उसमें 148 करोड़ रुपीस दिया और ये जमीन जो है सैयद अख्तर टोली चौकी ने वापस ले लिया। तो इस मसले में
जो इन्वेस्टर, जो कंप्लेनेंट है, वो पिस जाएगा। अब समझ रहे हो, इस मसले में कंप्लेनेंट लोग को पिसा देना है और मामले को एक स्टेलमेट के हिसाब से लेके आके खड़ा कर देना है। तो ये बहुत ही क्रूशल मोमेंट है। 19 तारीख को तारीख है। ये जो इंफॉर्मेशन है उसको मैंने छोटे में मेरे यूट्यूब में अगर आप जाओगे तो कम्युनिटी का सेक्शन है, वो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट के शक्ल में मैंने एक स्मॉल ब्रीफ करके लिखा है। तो जितने भी इम्प्लीड के लॉयर्स हैं वो उनको ये चीज़ वो फॉरवर्ड करें। मेरे इम्प्लीड के लॉयर को मैं फॉरवर्ड कर चुका हूं और उनको बोलें कि भाई अगर इस किस्म से मसला चलेगा कि आप कोई भी किस्म का इधर उधर जो अटैच प्रॉपर्टीज में बिजनेस चालू करके कोई भी किस्म का बिजनेस दिखाओगे तो फिर, और ये एक लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी बेच के दिखाओगे, तो ये कोई किस्म का कोऑपरेशन नहीं हो रहा है कंपनी के हिसाब से लोगों को पैसा देने के लिए। आप समझ रहे हो? तो एक स्ट्रिक्ट वो हिसाब से आगे फॉरवर्ड अपने को करना है। और जितने भी लॉयर लोग इस मसले से जुड़े हुए हैं उनको मालूम होना चाहिए कि भाई ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक था। अजीब बात है, ऐसी सिंपल जो पॉलिटिक्स है हीरा ग्रुप की, वो मेरे ख्याल से हमारे सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो हमारे पास था वो शेख अहमदुल्ला कुरैशी हाफिज़हुल्लाह बैंगलोर के अहले हदीस, और उनके साथ साथ फेकू आपा, और फिर उसके बाद शाहबाज अहमद खान हीरा विक्टिम एसोसिएशन, और उसके साथ साथ हमारे स्ट्रेट पाथ एसपी, और उसके बाद मैं। यानी ये 5 प्लेटफॉर्म जो आवाजें हैं, इसके अलावा किसी के पास इतना कैपेबिलिटी मालूम नहीं होती है कि आपको इस किस्म का इंफॉर्मेशन दिया जाए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आवाज नहीं उठाता, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी आवाज उठा चुके हैं। उनको ये चीजें उनके जहन में नहीं आती है कि भाई ये क्यों ओपनिंग कर रही है, और लोग इस चीज में पड़ जाते हैं कि भाई ये अब बहुत सारा गोल्ड बेच देगी और ये लोगों को फिर से स्कैम करेगी। तो ये आप समझ रहे हो, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि गोल्ड सिर्फ मैक्सिमम 3 यानी मेजर तरीके से लोग यहां पे बेच सकते हैं। सबसे पहला तो आपने एक दुकान खोल लिया जिसमें आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो है सर्टिफिकेशन जो है, गोल्ड के लाइसेंस और ये सब लेके आप उसमें दुकान में एज ए ज्वेलर, जो हमारे यहाँ पे जो सोनार है, वो उस हिसाब से आप चीजें बिजनेस करते, फिजिकल बिजनेस जिसको बोलते हैं जमीनी सतह पे, एक ये कर सकते। दूसरा, अगर आपका नाम ज्यादा हो गया, जैसे कि तनिष्क हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, तो आपसे लोग भरोसा करके परचेज करते हैं, तो आप फिर ये डिजिटल कॉइन, डिजिटल मूर्ति और अल्लाह का नाम लिखा हुआ इस किस्म की चीजें जो है ऑनलाइन अवेलेबल कराते हैं आपके ब्रांडिंग के साथ। तो आपको ऑनलाइन खरीदते हैं। ये नौहरा शेख ने जिस हिसाब से ऑनलाइन का कॉइन डाला है तो उस हिसाब से आप बेचते हैं। और तीसरा जो है, जो कि बहुत कम लोगों को अलाउड है, एक डिजिटल गोल्ड करके है। तो डिजिटल गोल्ड क्या होता है? वो वॉल्ट सिस्टम होता है, और वॉल्ट सिस्टम में 3 या 4 कंपनीज हैं इंडिया में जो ये वॉल्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है गोल्ड के लिए। और जैसे कि नौहरा शेख अभी ये क्लेम कर रही है कि मैं डिजिटल गोल्ड के सर्विसेज दूंगी, आपको वॉल्ट सर्विसेज दूंगी, ये टोटली मिसलीडिंग है। उसको कोई वॉल्ट सर्विसेज का परमिशन या इस किस्म का बेच नहीं सकती है। सेबी ने फिलहाल रिसेंटली ही एक अपने गाइडलाइंस इशू किया है जो शेयर मार्केट के लिए। सेबी शेयर मार्केट को के चीज़ों को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। तो उन्होंने गाइडलाइन इशू किया था कि भाई यू शुड नॉट बी, जो ब्रोकर्स होते हैं शेयर मार्केट के, आप डिजिटल गोल्ड में ट्रेड ना करें, क्योंकि अभी इसको हम अनरेगुलेट कर रहे हैं। यानी कोई डिजिटल गोल्ड में ट्रेड नहीं कर सकता है। तो कर कौन सकता है? जिसके पास एफिलिएशन है ये 3 बड़ी कंपनियों के साथ, मतलब पार्टनरशिप, इन पार्टनरशिप या एफिलिएशन में आपको जाना पड़ता है 3 बड़े कंपनियों से जो कि वॉल्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। वॉल्ट सर्विसेज यानी कि लॉकर सर्विसेज। अब नौहरा शेख बोलती है कि हम भी लॉकर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखिए, पहला कंपनी है ऑगमेंट गोल्ड लिमिटेड, दूसरा है MMTC-PAMP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तीनों कंपनी, उसमें से ये जो MMTC आपको बता रहा हूं कि इनकी प्रोफाइल क्या है, ये स्विस फर्म MKS-PAMP जैसे कि यहाँ पे MMTC-PAMP है इंडिया में, वैसे MKS-PAMP स्विट्जरलैंड में है। तो उनसे कोलैबोरेशन में है और ये गवर्नमेंट की मॉनिटर्ड चीज है, रेगुलेटेड चीज है। इसमें नौहरा शेख अपना ही खुद का एक वॉल्ट एक तरह सेफ खरीद के लेके आएगी, बोलेगी मैं इसमें आपको तुम्हारा गोल्ड रखूंगी, तुम सिर्फ मेरे को पैसा दो, मैं तुमको सर्टिफिकेट देती हूँ और तुम्हारा उसकी गोल्ड के बदले यहां पे रखूंगी। तो वो चीज नहीं कर सकती है, इट इज अनरेगुलेटेड। तो वो चीज नहीं कर रही है।
कर रही है ये जो शोशा फिजूल खर्ची पैसे का, सिर्फ वो प्रॉपर्टीज को, इसको ऐसा लगता है कि मैं वो प्रॉपर्टीज बचा लूंगी, टोली चौकी की तरफ इशारा करूंगी, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई ड्रास्टिक एक्शन लेगा टोली चौकी की जमीन के ऊपर कि वहां पे जितने लोग ऑलरेडी घर खरीद चुके हैं उनको पूरा तोड़ दो उनका घर, वो जमीन फिर बेचो और फिर इनको पैसा दो इन्वेस्टर्स को, नहीं तो अख्तर टोली चौकी को जो 148 करोड़ रुपीस मिला है वो उनको वापस देने बोलो। तो इस चीज में अब डिले होने की संभावना है। ठीक है, तो ये एक चीज तो क्लियर हो गया। दूसरा, जो हमारे एस हुसैनी साहब जो अहले हदीस तंजीम को आज सेकंड वीडियो में, उनके सेकंड वीडियो में ये कह रहे हैं कि अहले हदीस तंजीम को ये करना चाहिए कि, मैं वो वीडियो भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूं। तो बोले अहले हदीस तंजीम को अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। तो ये ऐसा तो कुछ ये नहीं है कि कोई अकीदे का मसला है कि आप किसी अहले हदीस के अकीदे पर निशाना कर रहे हो, उनके मनहज को रॉन्ग राइट बोल रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि भाई आपसे जुड़े हुए लोग जैसे कि मिराज रब्बानी, अखिल जिद्दा, जलालुद्दीन कासमी और अरशद बशीर मदनी, आपसे जुड़े हुए लोग, आपसे बहुत आपका नाम इस्तेमाल करके लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो उस चीज के ऊपर मैं एक चीज बताना चाहता हूं। पहले तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये हमने भी बीच में अहले हदीस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोगों ने यानी अहले हदीस की तरफ से मेरे को फ़ोन किया था, मैंने बोला ऐसा 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 ऐसा, तो उन्होंने मेरे को बोले कि देखो भाई, हर दूसरा आदमी अपने आप को अहले हदीस कह के अगर कोई भी किस्म का कांड करेगा तो क्या आप ये बोलोगे कि भाई ये जमीयत ने करवाया है? कल को तुम भी ये कह दोगे कि तुम अहले हदीस के हो, तो क्या फिर तुम कुछ अगर गलती पे कर देते हो तो फिर क्या पूरी जमीयत को कटघरे में खड़ा कर देंगे आप? तो इस हिसाब से बहुत ही नरम तरीके से बात हुआ, और हमारी भी अंडरस्टैंडिंग है कि इस हीरा ग्रुप के हराम कारोबार के खिलाफ सबसे बुलंद और सबसे पहला आवाज उठाने वाले शेख अहमदुल्लाह कुरैशी हफ़िज़हुल्लाह, उमरी भी हैं, मदनी भी हैं, बैंगलोर के अहले हदीस के ही थे। दूसरा हमारे शेख सरफराज फैजी, वो भी अहले हदीस की थे। तीसरा, मैं ये भी बात मानता हूं जो डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था कि बदतरीन जो है, जो उनकी अवामों में से आए हैं अहले हदीस के, तो बदतरीन ज्यादा वहीं पे है, ये भी मैं मानता हूं, क्योंकि ये झगड़ा करते आप देखेंगे कि नदीम करके एक है, अहले हदीस को डिफेंड करने के चक्कर में ये पूरा का पूरा मतलब यानी मुसलमानों के खिलाफ ही उल्टा बोल रहा है, तबलीग के खिलाफ उल्टा बोल रहा है, हमारे बरेलवी भाइयों के खिलाफ उल्टा बोल रहा है। तो ये जो बदतरीन क्लास इसी आवाम के अंदर है, जमीयत की बात नहीं कर रहा हूं, आवाम के अंदर बदतरीन लोग ज्यादा है, ये भी मैं मानता हूं। फिर उसके बाद वापस से फिर यानी घूम फिर के वही कन्वर्जेशन पे आ जाऊंगा जो मुझे एक जमीयत से फ़ोन आया था मुंबई के, तो वो बोले कि भाई कोई भी आदमी अपने आप को अहले हदीस बोल के कुछ भी उल्टा करेगा तो क्या पूरी जमीयत को बोलोगे? तो जमीयत को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से ये वीडियो भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हैदराबाद का जो जमीयत अहले हदीस हैदराबाद के जो सदर है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हमारा हीरा गोल्ड की तरफ से कुछ नहीं है, खाली ये है कि भाई अगर तुम कंपनी से डिसएसोसिएट कर दिए तो कम से कम इन जो 4 लोग हैं, ये अगर तुम्हारे साथ जुड़े हुए नहीं है तो इनसे भी तुम डिसएसोसिएट कर दो। बोल दो कि भाई मिराज रब्बानी फसादी है, जलालुद्दीन कासमी गुमराह है, बोल दो ये हमारे साथ नहीं है। ये बोलने में क्या है, हक बोलो, खत्म हो जाती बात। ये एक चीज है। उस चीज को उस नजरिए से अगर देख के अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अहले हदीस की जमीयत को पूछेंगे तो बात ठीक है। उसके अलावा तनकीद करना, ये करना, वो करना, बात बिल्कुल सही नहीं है। वैसे मेरा पर्सनली अगर मैं खुद की बात अगर करूं तो मुझे काफ़ी जो अहले हदीस का जो मनहज है, जो अकीदे हैं, अकायद हैं इस्लाम के ऊपर, मैं काफ़ी उसमें उस तरफ ही हूं। अमल में मैं सबसे ज़्यादा तबलीग वालों को मानता हूं। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी सुधार हुई है और कोई क्रिटिसिज्म नहीं है इनके खिलाफ। बाकी मोहब्बत में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बरेलवियों को समझता हूं सबसे आगे। मेरे घर में तो तीनों ही है, ठीक है।
तो मैं इन तीनों का मिक्सचर ही हूं, या तो तीनों में से कुछ भी नहीं हूं। तो मेरा राय इनके ऊपर से यही है। ठीक है भाई, तो 19 तारीख को अगला तारीख है सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारा जो ग्रुप्स बंद था वो अब हमने खोला है, काफी सारे ग्रुप्स खोले हैं, और तारीख के बाद 1-2 दिन खुला रहेगा और उसके बाद सारे ग्रुप्स बंद हो जाएंगे। और ये मसला का अपडेट के लिए वीडियो था। बाकी अख्तर टोली चौकी अभी भी -148 करोड़ है, यानी उनको 148 करोड़ रुपीस जो नौहरा शेख ने दिया है वो वापस कोर्ट में या तो जमा करना है या तो टोली चौकी का हिसाब देना है। लेकिन उसके बीच में से आके नौहरा शेख ने ये चालाकी से बाकी सारे कंपनीज में अपना जो प्रेजेंस है एस्टैब्लिश कर दिया, ताकि सुप्रीम कोर्ट को ये बोल सके कि भाई ये सब में से मेरा धंधा चल रहा है, इसको तो आप मत लो। मिलॉर्ड 5000 लोग बिक गए। रिसेंटली हमको मालूम पड़ा कि 30,000 लोग को एम्प्लॉय कर रही है एक साथ ये कंपनी, और इनका क्लेम है कि 50,000 लोगों को मैंने पैसा वापस दे दिया, जबकि मुश्किल से 80 लोग को भी पैसा वापस नहीं मिला। तो ये सब झूठों का पहाड़ है। और आपको सही इंफॉर्मेशन फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्ट्रेट पाथ एसपी साहब तो नहीं है, शाहबाज अहमद खान साहब भी नहीं है, और शेख अहमदुल्लाह कुरैशी की तबीयत थोड़ी सी कमजोर है। हमारी बेसिक्स तो वहीं से आई है, यहीं से मिलेगा, यानी मेरे चैनल से मिलेगा। बाकी इधर उधर का सुन के फिजूल में अपना दिमाग खराब करना या ऐसा कोई रास्ता ढूंढना जो इलीगल हो और नौहरा शेख के ऊपर प्रेशर डाल के पैसा निकालना, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं ना। वो तो एक ही सही रास्ते पे रहे और कंसेंसस के साथ आगे चले। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।